बांसुरी। यह शब्द सुनते ही आपके कान में मिश्री सी खुलने लगती है, मन आनंद से हिलोरे लेने लगता है। आंखों के सामने गोपियों संग रास रचाते श्री कृष्ण कन्हैया अधरों पर बांसुरी सजाए नजर आते हैं। संगीत में ऐसा जादू है जिससे आप अपनी भावनाओं को जोड़ पाते हैं। मूड के हिसाब से आपको अलग अलग गीत पसंद आते हैं। मॉडर्न म्यूजिक के धूम धड़ाके से पहले तक ज़्यादातर गीतों में बांसुरी के ज़रिए संगीत दिया जाता था। महज बांसुरी की धुन गाने को आत्मीयता से जोड़ देती थी। पुराने ज़माने से लेकर मौजूदा दौर तक बांसुरी की लोकप्रियता में कमी नहीं आई। आज भी बांसुरी की धुन अभिव्यक्ति के प्रदर्शन का सबसे सशक्त माध्यम है। आपने बांसुरी को बजाते हुए ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या कभी बांसुरी की गायकी सुनी है? जी हाँ, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रसिद्ध बांसुरी वादक श्री अश्विन श्रीनिवासन जी, जो अपनी विशिष्ट शैली के लिए शास्त्रीय संगीत की दुनिया में ऊंचा मुकाम रखते हैं। आज मैं खुशी ठाकुर और मेरे सहयोगी शाश्वत पांडे अश्विन सर से उनकी संगीत यात्रा और उससे जुड़े संस्मरणों पर विस्तृत बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है शख्सियत। हमारे साथ हैं श्री अश्विन श्रीनिवासन जी। वेलकम सर हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी का और आपका भी। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। भोपाल में सर आपका पहली बार एक वर्कशॉप के लिए आना, क्या आइडिया आया था आपको जब आप ये वर्कशॉप प्लान कर रहे थे, और क्या भोपाल उस लिस्ट में था? भोपाल उस लिस्ट में पहले से था और कई महीनों से मैं ये सोच रहा हूँ कि एक सिखाना तो एक हो जाता है, पर एक माहौल उसमें बनता है जहाँ एक ही समूह में आके सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, मैं अपने आप को भी उसमें स्टूडेंट मान के चलता हूँ, और हम एक साथ संगीत की खोज करते हैं या नई नई बातें एक दूसरे से बांटते हैं। और फिर ये जो ख़ास जो वर्कशॉप आपने कहा, मैं इसको रियाज़ कैंप कहूँगा। रियाज़ का एक शिविर जो 5 दिन लगातार रोज़ 6 से 7 घंटे हम सारे ही बैठ के अलग अलग चीज़ों का रियाज़ कर रहे हैं, अपनी इंस्ट्रूमेंट की टेक्निकल चीज़ों पर काम कर रहे हैं और रियाज़ कर रहे हैं उस चीज़ का कि रिपीटेड प्लेइंग। इसमें सीखना जैसे थियोरी कम ही हो और टेक्निकल बातें ज़्यादा हों। ये रियाज़ कैंप, जब वर्कशॉप की बात आई या मास्टर क्लास की बात आई, वहाँ पे अगर हम थियोरी की बात करेंगे तो रागदारी की बात करेंगे या ख्याल गायकी के किसी पहलू के बारे में बात करेंगे, वो ना होके इसमें सिर्फ टेक्निक की बातें हो रही हैं। तो ये डिफरेंस है वर्कशॉप और जी आपके रियाज़ शिविर में। जोड़ना चाहूँगा, इन्होंने बांसुरी के बारे में बताया था, तो बांसुरी अपने आप में ना बहुत यंग इंस्ट्रूमेंट है शास्त्रीय संगीत के लिए, उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के लिए। जबकि बांसुरी वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब परकशन इंस्ट्रूमेंट इंसान ने पहले जाना हिस्टोरिकली। फिर परकशन के बाद मेलोडिक अगर इंस्ट्रूमेंट पहले आया गले के बाद, गाने के बाद, तो वो शायद बांसुरी ही है, क्योंकि नेचर से बनी चीज़ थी, नेचर से बना साज। एंड उस नज़र से देखा जाए तो शास्त्रीय संगीत में इसे बहुत हाल ही में अपनाया गया। 70-80 साल से ये प्रचलित हुआ है शास्त्रीय संगीत में। तो बहुत कम इसके सीनियर कलाकार रहे हैं जिन्हें सुन के हम प्रेरित हो पाए हैं। सो इसकी टेक्निक में बहुत ज़्यादा हम और खोज कर सकते हैं, नई बातें और हो सकती हैं। बड़ों ने जो किया है उसको लेके उससे आगे और हम जोड़ सकते हैं, तो उसी की कोशिश जारी है। सर, आपकी नज़र में रियाज का क्या महत्व है? मेरी ही नहीं बल्कि रियाज का तो वैसे ही, रियाज किसको कहते हैं हम? रियाज शास्त्रीय संगीत या संगीत किसी भी कला की साधना के अंदर अगर आप कहोगे तो उसे शायद रियाज माना जाए, पर रोज़ किसी चीज़ को आप रिपीटेडली करो तो वो आपका रियाज बन जाता है। किसी भी प्रक्रिया को या किसी भी क्रिया को आप अगर रोज़ करोगे, इफ़ इट्स एप्ट टू बी सेइंग इट लाइक दैट, ब्रश करने से लेके हम अपना तरीका नहीं बदलते। सालों से वही एक रूटीन चलता है, किसी का इस तरफ से शुरू होगा, यहाँ से शुरू होगा, या जो डॉक्टर्स कहते हैं कि पहले यूँ करो। तो ये फ्रंटल, फिर प्रीमोलर, फिर मोलर, सारा कुछ करके
कुल्ला करने तक का जो एक ये जो, या नहाते समय साबुन का एक रूटीन होता है हमारा, कहाँ से शुरू करके कहाँ ख़त्म हो, या ऐसी कई सारी बातें, खाना खाने के टाइम कि क्या पहले खाओगे क्या बाद में खाओगे, खाने के बाद किसी उस चीज़ की रियाज होती है, उसको हम रियाज कहते हैं। एंड वी आर ऑल प्रोडक्ट्स ऑफ प्रैक्टिस इन एवरीथिंग वी डू। चलने का तरीका हो, बात करने की बोल चाल, जैसे मुझे ये इसकी रियाज हो चुकी है हाथ एनिमेटेडली बात करने की, सो वो रियाज है। तो इसका महत्व तो मैं अभी कितना ही बताऊं इस चीज़ के बारे में कि साधना अगर आप कर रहे हैं किसी कला की या किसी ऐसे साज की, तो उसमें तो अव्वल दर्जे पे आ जाता है। ये तालीम से भी पहले अगर आप साज का सीख लें और उसको अगर आप उसकी टेक्निक को पहले आप अपनाएं, तो फिर आप राग, वो आपका माध्यम बन जाता है एक्सप्रेशन का। फिर इंस्ट्रूमेंट आपका, फिर चाहे गला क्यों ना हो, आप तो गायक हैं बहुत अच्छे, तो गला ही क्यों ना हो या चाहे कोई भी साज हो, आपका माध्यम बन गया एक्सप्रेशन का। क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं आप? संगीत के थॉट्स। फिर आप उससे थियोरी की नॉलेज, रागदारी, जैसा भी आप अगर नॉन क्लासिकल कर रहे हैं तो ठुमरी हो गया, वो सारी बातों का आप अमल करोगे अपने माध्यम से। उसे सही तरीके से व्यक्त करने के लिए रियाज की ज़रूरत है। सो एट एनी पॉइंट इट्स ऑलवेज योर प्रैक्टिस दैट विल गिव यू एबिलिटी टू बी एबल। या सर, शुरू से शुरू करते हैं। बिल्कुल। आपकी म्यूज़िक में शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई? घर से हुई, माँ से हुई, बल्कि माँ के कोख से हुई। और मेरी माताजी सितार प्लेयर रही हैं, सितारिस्ट रही हैं, और तभी से मेरे कान में संगीत गूंज रहा है। घर पे मेरे मामा जी, मेरे पिताजी भी शौकिया म्यूज़िशियन और सिंगर रहे हैं। सीखा कभी नहीं, पर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को उठा के बजाने की काबिलियत रखते थे, बिकॉज वो इंजीनियर थे, तो उनका वो फिज़िक्स का दिमाग बहुत तेज़ चलता था। या सो ही कुड जस्ट पिक अप माय मदर सितार, इन फैक्ट ही वुड जस्ट पिक अप साउंड, भले प्रोफेशनल लेवल पे ना आए, पर वो कोई भी धुन किसी भी स्वर से निकाल के बजा लेते थे। मोहतरकम बहुत अच्छी बजाते थे, गाते बहुत अच्छे थे। तो घर पे म्यूज़िक का हमेशा ही माहौल रहा। सुनने का LPs चलते थे घर पे, ग्रामोफोन रिकॉर्ड चलता था या रेडियो चलता था हमेशा ही, मेरे बचपन से ही। मुझे बल्कि बातचीत सीखने के पहले सरगम सीखने का याद है, और माँ ने बहुत उस चीज़ पर ध्यान दिया कि कुछ जिंगल चल गया, रेडियो पे ऐड चल गया, तो ये क्या सरगम है, तो मैं फिर सरगम बोलता था। फिर वो बोलती थी कि अगर ये सा नहीं होता, ये सा होता तो फिर तभी से उसकी जो जिज्ञासा थी ना, वो उन्होंने जगा के रखी थी मेरे में। सर, आपको क्या लगता है पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल होता है अपने बच्चों को आर्टिस्टिक एरिया से इंट्रोड्यूस करवाने का? क्योंकि उनका नज़रिया भी फिर विद टाइम वैसे ही डेवलप होता है। तो काफ़ी बड़ा रोल है। एंकरेज करना बहुत ज़रूरी है, ओपन माइंड रखना बहुत ज़रूरी है। एज पेरेंट्स डरना नहीं चाहिए कि फ्यूचर का क्या होगा, या है डर तो लगता है। मैं भी खुद अभी पेरेंट होने के नाते मुझे भी अपने बच्चे की फ़िक्र होती है, पर अगर उसकी रुचि किसी भी सब्जेक्ट में अगर मैं देखता हूँ, अगर मैं उसको इफ़ आई एम एबल टू सी, तो फिर मुझे उसको उसे परस्यू करने से रोकना नहीं चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और आजकल तो हम 2024 में हैं, तो पेरेंट्स भी यंग जनरेशन में गिने जाते हैं आजकल के पेरेंट्स, तो उनकी सोच में भी बहुत तब्दीली आई है। ना कि वो 50-60 के दशक के पेरेंट्स जिन्होंने इंजीनियरिंग मेडिसिन के आगे नहीं देखा था कभी करियर के नाम पे। तो आज की सोच ओपन होने की वजह से भी इनमें वो क्षमता है कि बच्चों को जिस फील्ड में वो जाना चाहें, और करियर के ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा फैल गए हैं अभी तो या बहुत बड़ा हाथ होगा ही। आपने बताया कि आपकी माताजी सितार प्लेयर थी, तो फ्लूट में इंटरेस्ट आपका कहाँ से आया? आई थिंक बांसुरी ने मुझे चुना है। इसके पहले भी मैं ये कहीं पे बोला हुआ मुझे याद आ रहा है। आई थिंक बांसुरी ने ही मुझे चुना। जितना मैं उस बारे में सोचता हूँ, यही लगता है कि इंस्ट्रूमेंट ने मुझे चुना है, क्योंकि सितार तो मैंने उनसे सीखा माँ से, और फिर सितार की तालीम में मम्मी के भी गुरु थे NR रामाराव जी, जो पंडित रविशंकर जी के सीनियर स्टूडेंट्स में से हैं। उनके यहाँ मैं सितार की तालीम लेने जाता था। और हमारे यहाँ एक तीर्थ यात्रा है शबरीमला की, और शबरीमला मेरे पिताजी ने वो यात्रा अंडरटेक किया था। तो वहाँ भजन गाने के लिए ये जो मेटल की फ्लूट आती है, जो वो उन्होंने खरीदा था। और जैसे आई सेड अर्लियर कि वो कुछ भी उठा के बजा लेते थे। वो भजन तो हो गया, वापस भी आ गए वो
और फिर आने के बाद उसका क्या करें, तो खिलौने के तौर पे मुझे दे दिया उन्होंने कि ये ले तू बजा ले। और बेसिक उन्होंने कुछ समझा दिया कि ये देखो ये ऐसे बजाने से सारे गामा, उनको जो समझ में आया वो उसको उठा के मैंने फिर सितार का रियाज ही छोड़ दिया मैंने। एंड आई स्टार्टेड जस्ट मम्मी की मिमिक्री तक कर लेता था मैं उसमें, जो वो डांटती थी तो उसको फिर मैं उसी को ओह माय गॉड। तो उसमें वाला जो आपने अभी बताया एग्जैक्टली तो फिर मेरे नाना जी ने वो सुना और बोले कि ऐसे तो वो बेचने वाला भी बजाता है और वो इससे अच्छा बजा लेता है, तुमको अगर बांसुरी बजानी है अगर तो तालीम और तरीके से उसको सीख कर बजाना होगा। फिर मैं हैदराबाद में मेरे पहले गुरुजी से मिला, वेंकटेश गोडखिंडी जी, उन्होंने मेरी तालीम शुरू कराई बांसुरी में। सो दैट्स हाउ आई गॉट। और फिर तो ऐसे लग रहा था कि बस अपने से ही बातचीत हो रही है, एक बेस्ट फ्रेंड मिल गया मुझे इंस्ट्रूमेंट के जरिए। So you have worked with very renowned artists, naming beat A.R. रहमान या हमारी लता मंगेशकर जी हुई, कोई भी हुआ, इतने बढ़िया आर्टिस्ट के साथ काम करने के बाद कभी आपके मन में कभी ऐसी फीलिंग आई कि आई शुड एक ऐसा टाइम आता है जब हमारे दिमाग में ना छाप छोड़ जाता है कोई इंसिडेंट, तो वैसा कोई इंसिडेंट आपके साथ कभी हुआ? सारे ही उनके साथ जितने भी मुलाकातें हुई, दीदी के साथ तो खास करके, क्योंकि वो मैं थोड़ा पुराने सोच का आदमी हूँ, ओल्ड स्कूल, और उनसे जितनी भी बार हम मिले हैं, मेरे जो पूरे हमारी जो टोली थी, एक कंपोज़र था मेरा दोस्त है मयूरेश भाई, वो मैं और हमारे इंजीनियर दोस्त आनंद डबरे जी, और हम सारे ही 5-6 लड़के थे जो एक साथ उनके प्रोजेक्ट्स में हम काम करते थे, और सब 20 समथिंग्स, एंड वी वर सुपर एक्साइटेड। और जब वो आई तो उन्होंने भी वो देखा कि इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है। तो ऐसे तो किस्से बहुत सारे हैं जहाँ पे हम मिर्ची साथ में खाया करते थे। मुझे भी मिर्ची खाने का बहुत शौक है, खाने के साथ, तो साथ में मिर्ची खाया करते थे। फिर उनके जोक्स, जो उनके साथ जो घटनाएं घटी थी, जैसे किशोरदा के साथ जो पहली मुलाकात उनकी हुई, जो तो ये सारी किस्से तो फेमस हैं, वो भी उन्होंने जब बताया था तब। फिर एक दिन वो लग जा गले जो गाना है उनका, उनकी अपनी लिखी हुई शीट प्रिंटेड अपना पेपर लाए थे वो, जो तब उन्होंने जिस दिन गाना रिकॉर्ड करने के समय जो उन्होंने लिखा, तो उसमें उनकी मार्किंग्स दिखाई कि कहाँ सांस लेना है, कहाँ क्या मुर्कियाँ लेनी है, जगह लेनी है कुछ। और तो ऐसे तो किस्से बहुत हैं, रहमान सर के साथ भी बहुत हैं। पहले ही टूर में उन्होंने ये देखा कि ये तो फ्लूट प्लेयर तो है, वो बार बार कहते थे कि यू डोंट बिहेव लाइक अ फ्लूट प्लेयर। मुझे समझ नहीं आती थी क्योंकि मैं भी सहमा हुआ हूँ A.R. रहमान, तो हर बार कहने लगी, जब भी मिलते थे यू डोंट बिहेव लाइक अ फ्लूट प्लेयर। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी क्यों कह रहे हैं ये। तो एक दिन मैंने उनको पूछा, व्हाई डू यू से दैट? तो ये देखो, ये सब तुम ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स भी कर रहे हो, कुछ डीजेइंग भी कर रहे हो, तुमको इंटरेस्ट उसमें भी है, प्रोग्रामिंग भी करते हो, एबल्टन तुमने सीखा हुआ है। तो मैं तो उस टूर में तो मैं एबल्टन ट्रिगर भी करता था सॉफ्टवेयर। तो वो सब देखा, तो एट द एंड ऑफ इट लास्ट में LA में उनके घर पे उन्होंने न्योता दिया था डिनर का। और अगले दिन हमारा प्लान था, हमारे जो बैंड का, कि वहाँ एक म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट की दुकान है, वहाँ जाने का प्लान था। तो हम लोग कह रहे थे कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं। अच्छा, तो क्या प्लान किया तुमने, कुछ ख़ास? तो मैंने कहा, सर ये जो कीबोर्ड आपने लिया है JD XI, इसका कि क्या आपकी फीडबैक क्या है? अगर आप बोलोगे तो अच्छी है तो फिर मैं वो ले लूँगा। तो बोले ठीक है केविन, इनको JD XI दिला देना, वो मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए। साइलेंटली बोला उन्होंने? हाँ, सबके सामने बोला उन्होंने। अच्छा। बोले दैट्स अ गिफ्ट फॉर यू। वंडरफुल। मैं खड़े खड़े रो पड़ा वहाँ से। मुझे ये कौन एक्सपेक्ट करेगा? मैंने उस नज़रिए से नहीं पूछा था, मैंने पूछा था कि आपकी फीडबैक, आप क्या सोचते हो कि खुद कीबोर्ड प्लेयर होने के नाते आपको क्या लगता है ये सिंथ में इन्वेस्ट करना चाहिए मुझे? तो इतनी बात निकलते ही उन्होंने तुरंत बोला कि गेट हिम व्हाटएवर ही वांट्स टुमारो। तो वो मैंने बहुत संभाल के रखी है, तुमने भी देखी हुई वो चीज़। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस पर फिर मैंने उनका ऑटोग्राफ लिया और उस पर 1-2 गाने भी बनाए उसके खास, सिर्फ वो सिंथ लेके मैंने एक ट्रैक भी बनाया था। सो यादगार तो किस्से तो सारे ही। एज पहली बार उनको जब मैं मिला तब भी वही हुआ। तो मैं कभी नहीं सोचा कि मुझे उनके साथ काम करने का चांस मिलेगा, पर वो मेरे मेंटोर हैं रंजीत बारोट जी,
ड्रमर हैं इंडिया के, मतलब बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन ड्रमर्स में से एक हैं। तो उन्होंने मुझसे जिक्र किया था कि हम ऐसा एक टूर करें जहाँ पे उनको नया बैंड चाहिए रहमान सर को। और रंजीत सर म्यूज़िक प्रोड्यूसर थे उस टूर के, जो बाद में नेटफ्लिक्स में वन हार्ट नाम की फिल्म से प्रचलित हुआ था। जी। मेरा पहला टूर। तो सर के ऑफिस से फ़ोन आया कि रहमान सर वांट्स टू मीट यू, आप आ जाइए। तो मैं सुबह 3 बजे उनको मिलने गया। उनका वो मेन टाइम है, प्राइम टाइम उनका सुबह का 3 बजे। जी। तो पहली बार मिला तो मैं एकदम, कोई भी हो जाएगा कि ऐसा उनका ऑरा है ना, कोई भी एक्साइट हो जाएगा या इमोशनल हो जाएगा। कि मेरा जीवन सामने दिखने लगा कि कहाँ से मैं इनके गाने सुन के बड़ा हुआ हूँ और आज इनके समक्ष हूँ और इन्होंने मुझे बुलाया। ऐसा नहीं कि मैं काम मांगने वहाँ गया। तो कुछ तो हमने सही किया होगा लाइफ में, और देखते रह गया बस ऐसे। फिर उन्होंने सो you play flute? Ranjit told me you play some other instruments also. So I said, sir, मैं थोड़ा बहुत करता हूँ। पर आप कुछ भी बोलें उसके पहले मैं आपसे थैंक यू कहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके साथ काम करने। सही बात है। बिकॉज ऑफ कोर्स आपने करोड़ों बार सुना होगा, बट मैं भी कहूँगा कि आई हैव बीन अ मैसिव फैन ऑफ योर्स। ओह डोंट वरी अबाउट दैट, सारा रिस्पेक्ट आपको टूर के अंदर तक, एंड तक आपका खत्म हो जाएगा। ये उनकी सादगी है। हाँ सही बात है। यू विल लूज ऑल ऑफ इट एट द एंड ऑफ द टूर, डोंट वरी अबाउट इट। तो ये जो सिंप्लिसिटी है उनकी, एंड टूर में भी मैं शायद एक किस्सा ज़्यादा बोल रहा हूँ, पर टूर में भी एक वही हुआ था कि नया एक वो सॉफ्टवेयर अपडेट आया था जी। और अचानक किसी गाने में एक साउंड की उनको ज़रूरत थी, और दोनों जो कीबोर्ड प्लेयर्स हमारे अलावा जो थे वो बिजी थे उस सेगमेंट में बजाने, कुछ और बजा रहे थे पार्ट। हैंड्स वर बिजी। तो उन्होंने कहा ठीक है अश्विन तुम्हारे पास भी है, तो ये है तुम्हारे पास सॉफ्टवेयर? मैंने हाँ है सर, प्लगइन है, लेटेस्ट अपडेट है? मैंने हाँ है। तो अब उस प्लगइन में कुछ नहीं तो 25,000 साउंड्स होते हैं बिल्ट इन जी। उस प्लगइन के अलग। वैसे कुछ 40-50 प्लगइन्स हम यूज़ करते हैं म्यूज़िक प्रोडक्शन के टाइम, इसके अलावा कीबोर्ड्स और सिंथ्स के अलग साउंड्स हैं। मैंने सुना था ये कि सर को ऑलमोस्ट पूरा उनका जो साउंड लाइब्रेरी है पूरा, जैसे हार्डवेयर सिंथ्स हों चाहे प्लगइन्स हों चाहे सॉफ्टवेयर हो, उनको पूरा ज़ुबानी याद है। तो मैंने कहा ये तो ठीक है, कही सुनी बातें, लोग कहते हैं ऐसे। तो उन्होंने कहा ठीक है अब इस पे चाहिए और ये वाली लाइब्रेरी खोलिए, इसके अंदर का ये सब मेन्यू खोलिए, उसमें ये वाले इंस्ट्रूमेंट्स की एक लिस्ट आएगी, उसके अंदर का ये 5वां या 6वां इंस्ट्रूमेंट है, वो लोड कीजिए। वो लोड करने के बाद इसके 4 पैरामीटर्स और चेंज करा है उन्होंने कि भाई ऐसा प्रीसेट नहीं बजाना। सही बात है। तो और वो सब करने के बाद फिर उन्होंने कहा अभी ये पिच बैंड के साथ बजाओ, हूबहू वही साउंड। तो ये एकदम चौंका देने वाली बात है कि किसी को अपने काम से कितना प्यार होगा, जो होना चाहिए, जिस बारे में हम भी बात करते हैं शाश्वत और मैं, कि अपने काम से इतना प्यार करो कि उसकी पूरी मतलब कुंडली निचोड़ ले और याद कर लो उसको कि हमें पता है ये नींद में भी कर दे काम इसमें, या उस बारे में इतना सोचो कि उसके बारे में उसको पूरा ही रट लिया हमने वो चीज़। क्या बात है सर। आपने बात करी कि आप एज फ्लूट प्लेयर रहमान साहब के पास गए थे, बट उन्होंने आपसे बोला कि यू डोंट बिहेव लाइक अ फ्लूट प्लेयर। तो ऑफ कोर्स वर्सेटैलिटी एक। आपको क्या लगता है रहमान सर? सर मैं बहुत छोटा हूँ ये सब कहने के लिए भी, पर वर्सेटैलिटी आज के ज़माने में कितनी इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि पहले के ज़माने में एक जो सिंगर होता था वो अपने गायकी पे ही ध्यान देता था और वो रहता था कि यार मैं तो गाना गाता हूँ, सब लोग अपने रोल्स बड़े डिफाइंड थे। बट आज के ज़माने में जहाँ जैसे आप खुद एक फ्लूट प्ले करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मिक्स मास्टर तक सब कुछ ही आपने बिल्कुल हासिल कर लिया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं कि आज के टाइम में ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? आप ही बताइए, आप इस दौर के हैं आर्टिस्ट। मैं वैसे वर्सेटाइलिटी के पीछे नहीं भाग रहा था, मुझे हर चीज़ में इंटरेस्ट थी बचपन से। मैं कोई भी चीज़ हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं तुरंत उसके बारे में और जानना चाह रहा था। और यूट्यूब तो अब आया, पिछले 10-15 साल से यूट्यूब फेमस है। उसके पहले तो या तो ट्रायल एंड एरर से सीखते थे, तो मैं अपनी बात करूँगा तो या तो ट्रायल एंड एरर से उस समय सीखना पड़ता था, या किसी से पूछना पड़ता था, जो तजुर्बेकार थे उनसे पूछो, वो जो बताते थे हमें इमेजिनेशन में ये समझ लेना चाहिए था कि अच्छा ये ऐसा कुछ होता होगा, किसी दिन हमारे हाथ ये इक्विपमेंट लग जाए तो हम वो भी कोशिश ट्राई कर लें। मैं
उत्सुकता और क्यूरियोसिटी के बेस पर मैं सब कुछ सीखने लग गया। प्लस बाद में लेटर ऑन मुंबई आया था, तब ज़रूरत की वजह से मैंने किया। जब मैंने किसी बहुत बड़े प्रोग्रामर अरेंजर हैं उनको मैंने पूछा कि यार आपने उनका गाना अरेंज किया तो मेरे कुछ धुनें हैं, मैं चाहता हूँ कि रिलीज़ करो, आप मेरे लिए हेल्प करोगे? तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर एक और कंपोज़र थे जिनका स्टूडियो था, तो उनको मैंने पूछा कि मैं आपके लिए इतना काम करता हूँ कम बजट में, आप मुझे 1-2 दिन की स्टूडियो दे दीजिए। तुरंत चौंक गए, नहीं नहीं नहीं, अरे यार बिजनेस है यार, ये तो फिर मेरा काम बिजनेस नहीं था। खैर, सब अपनी अपनी जगह सही हैं, पर इन लोगों को मैं आज थैंक्स कहूँगा, क्योंकि इन्होंने अगर मना नहीं किया होता तो मैं ये इनका काम नहीं सीखता था। तो मैंने ना ठान ली थी कि मैं ये सारा काम सीखूँगा, प्रोग्रामिंग सीखूँगा, मिक्सिंग सीखूँगा, रिकॉर्डिंग सीखूँगा। फिर थोड़ा बहुत गा तो मैं लेता ही था, लिरिक्स लिखना सीखा, मतलब पोएट्री पढ़ी, फिर शब्द सीखे, फिर अच्छा ये है, तो पता नहीं वो आते गया। मैं वही कहूँगा कि जब आपके अंदर वो इच्छा होती है ना, तो आप उसको अपना लेते हो जल्दी। जब सब्जेक्ट पर इच्छा, जैसे मैथ्स, बहुत लोगों को मैथमेटिक्स अच्छा नहीं लगता, मैथ्स नहीं यार, जैसे मैथ्स आपको अच्छा नहीं लगता इसलिए वो आपके पास आ नहीं रही है। जिस दिन आप उससे प्यार करने लोगे ना, थोड़ा आप और उसको और क्यूरियस हो जाओगे उसके प्रति, तो आपको समझ में आ जाने लगेगी ये वो चीज़ थी। क्या बात। तो आज के ज़माने में अभी खास करके, आप पता नहीं ये भी रील्स का भी टाइम कब तक चलेगा पता नहीं है, पर आर्टिस्ट को अगर खुद का रील बनाना है तो कैमरे से लेके, लाइटिंग से लेके, भले महंगे कैमरा ना हो पर फ़ोन का भी कैमरा हो, तो अच्छी लाइटिंग नहीं होगी तब तक आपको फ्रेम ठीक से नहीं मिलेगा। लाइटिंग सही होनी चाहिए, बैक लाइट हो, चाहे हेयर लाइट हो, फिल लाइट हो, की लाइट, जो भी हमने सारे यूट्यूब पे देखे हुए। जब तक उसकी नॉलेज नहीं, आप बेसिक आपको निर्भर करना पड़ेगा किसी डीओपी के ऊपर, या ये सीखने की चीज़ हो जाएगी। तो ज़बरदस्ती सीखने से अच्छा आप उसकी इंटरेस्ट पहले से ले लीजिए। तो गाना प्रोडक्शन एक तरफ, ऑडियो की पूरी बात, जहाँ से कंपोजिशन से लेके, लिरिक राइटिंग से लेके, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्शन, अरेंजमेंट, बाकी म्यूजिशियंस को रिकॉर्ड करना, माइकिंग टेक्निक्स, और फिर मिक्सिंग, पोस्ट प्रोडक्शन, मास्टरिंग, फिर आपको म्यूजिक लेबल का काम सीखना होगा। सही बात है, द अदर हाफ बिगिंस। या द बिजनेस साइड ऑफ इट। म्यूजिक लेबल का काम आपको बखूबी आना चाहिए, भले आप लेबल ना खोलें, पर जब आप लेबल से डील करते हैं तो आपको इसकी जानकारी होनी ज़रूरी है कि वो जो कह रहे हैं ना, आपको ये, उनको यू नीड टू नो कि ये आपको मतलब चीट तो नहीं कर रहा कहीं। सही बात है। क्योंकि उनके क्लॉजेस कई बार ना काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं एक के पीछे। सो मेरी बहस हो गई थी एक लीगल डिपार्टमेंट से, उनकी लीगल लोग आए थे, तो मैं लॉ थोड़ा पढ़ा हूँ मैं, तो जब सवाल किए तो उनके पास जवाब ही नहीं थे। उन्हीं के क्लॉज 1 अगर ये कह रहा है कि ये लेफ्ट से राइट है, तो क्लॉज 2 कह रहा है राइट से लेफ्ट है, तो उसके पास उसका जवाब ही नहीं है। उन्होंने ना सेफ प्ले किया हुआ है पूरे कॉन्ट्रैक्ट में, और साइन लेते हैं और रिलीज करते रहते हैं। तो कुछ वो ये जो उनका फॉर्मेट था मुझे समझ में नहीं आया। अब आजकल पता नहीं क्या चल रहा है। तो लेबल भी मैंने खोली खुद इस वजह से। सो यू नीड टू नो एटलीस्ट हाउ द बिजनेस वर्क्स। ये तो बहुत ज़रूरी है। आपका सवाल अपने आप में जवाब है कि आपके पास चारा ही नहीं है अब आज के दिन। आपका यूट्यूब चैनल होना ज़रूरी है, मोनेटाइजिंग कैसे करना वो जानना ज़रूरी है, वीडियो प्रोडक्शन हो गया, एडिटिंग हो गया, आजकल तो रील्स, कटर, मेकर, ऑटोमेटिक, ये वो सब कुछ आ गया है। इफ़ यू आर क्रिएटिव इनफ, आपको किसी भी चीज़ को सब्सक्राइब करके पैसा खर्च करके करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डू इट ऑल विद इन फ्री रिसोर्सेस। बस आपको उसकी चाह होनी चाहिए। उस दौर से गुजर रहे हैं। 5 साल बाद पता नहीं क्या होगा, या साल भर बाद भी पता नहीं क्या होगा। एआई ऐसा छा रहा है हर जगह, यू नेवर नो वेयर इट्स गोइंग। So you told that, like, we have studied about you and we have realized that you have worked with Hollywood as well as Bollywood industry both. तो सर कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पसंद आई इंडस्ट्री के बारे में? डिसिप्लिन की बात कहूँगा The मैं। difference. Yeah, big difference. One big difference is work discipline, work ethics, culture. जुगाड़ नहीं करते वो लोग। फिर बजट हो ना हो, इट्स नॉट अबाउट हॉलीवुड है तो बजट होगा, वहाँ पर भी लो बजट के काम हुए हैं और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हुई हैं। पर इट्स द वर्क एथिक एंड डिसिप्लिन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारे यहाँ अभी भी थोड़ा मिसिंग है। चल यार हो जाएगा, चल रहा है, चलता है, ये जो एटीट्यूड है ना, ये हमारे देश का ज़रा उसकी खासियत बना के हम उसको उस पर गर्व करते हैं कि जुगाड़ तो इंडिया में निकला है। ये इसमें आई डोंट नो गर्व की क्या बात है इसमें कि एक ही आदमी 4 काम कर लेता है। और
हाँ उसको आता है काम, पर 4 काम एक ही काम का पैसा मिलता है उसको, काम तो 4 लोगों का काम कर रहा है, और बाकी जो 3 लोग हैं उनको वो काम करने का मौका नहीं मिल रहा। सही बात सो यू सी हाउ इट कैन बिकम काउंटर प्रोडक्टिव ऑल्सो। ऑन वन हैंड इट इज़ ग्रेट। है। Yes. जैसे मैं एक ऑर्केस्ट्रल रिकॉर्डिंग सेशन में था लंदन में, एयर स्टूडियोज में, बहुत पॉपुलर स्टूडियो है, और लंदन सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा, लाइक वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एंड बेस्ट ऑर्केस्ट्रास वाज रिकॉर्डिंग देयर। क्या बात और उनकी प्रोटोकॉल देखिए आप, जिसको समझ में आता है समझ में आता है, जिसको नहीं भी आएगा आप शायद उसमें समझ ही जाओगे टर्मिनोलॉजीज में। कंपोजर ने कंपोज किया, उसको अरेंजर ने अरेंज किया, जिसने वॉइसिंग और ऑर्केस्ट्रेट किया है पूरा, उस ऑर्केस्ट्रेशन को एक आदमी ने कॉपी किया, उसको स्कोर कॉपियर बोलते हैं, और फिर एक सुपरवाइजर आता है जो कॉपी सही किया है कि नहीं ये बोलता है। ये अलग अलग लोग होते हैं, एक ही आदमी नहीं करता ये काम। फिर आता है कंडक्टर जो उसको पढ़ के फिर ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करता है, फिर वो ऑर्केस्ट्रा उस चीज़ को बजाती है। अब उनको एलएसओ की ये खासियत है कि वो अपने काम पर इतना गर्व करते हैं कि वो कहते हैं कि अगर आप मुर्गी को उठा के इंक पैड पे निकाल के स्टाफ पे अगर उसको चला दो ना, हम वो भी बजा देंगे फर्स्ट टेक में। क्या बात है। ये उनकी एबिलिटी है। किस लेवल का कॉन्फिडेंस होगा सोचो। Relentless. हाँ, अब ऐसा ऑर्केस्ट्रा चार्ज कितना करता होगा वो भी सोच लेना। ठीक है, सीन ऐसा है कि लास्ट के 2 क्यू बचे हैं और 12 मिनट बचे हैं, उनका शिफ्ट खत्म मतलब खत्म, उसके बाद वो रुकते नहीं। दूसरी बात, अगर स्कोर में अगर एक भी नोट का चेंज आया, इतने लोग गो थ्रू कर चुके हैं, प्रूफ रीड कर चुके हैं, उसके बावजूद अगर एक भी नोट का ये आया डिफरेंस, तो वो लिखेंगे नहीं। अच्छा। उनको वही प्रोटोकॉल चाहिए कि वो लिखेगा, ये कॉपी ये करेगा, वो साइन करेगा, फिर वो प्रिंट करेगा, फिर यहाँ आएगा मैनेजर के थ्रू। ओके। तो समय कितना बर्बाद हो गया। सही बात। और उस पर मैंने पहले मेरे अकोस्टिक जो मैंने बांसुरी जो है मेरे क्यूज रिकॉर्ड हो चुके थे, इसके पीछे वो ऑर्केस्ट्रा बज रहा है। उसका एक क्यू ऐसा था कि क्लाइमैक्स सीन का, और ये चल रहा है पूरा, एकदम माहौल बन गया है स्टूडियो में। ऑर्केस्ट्रा ऐसा लाइव सुन के, ये जो हम हॉलीवुड का स्कोर सुनते हैं, बिल्कुल। उसमें ना एक करके अजीब सा एक बेसुरा बजाया है किसी ने। वो बजा सही रहा है, जिसको जो लिख के दिया है उसको वही बजा रहा है वो, पर वो लिखा गलत है उस जगह पे। कहीं पे तो एक लॉस्ट इन ट्रांसलेशन हो चुका होगा, और ये लोग परेशान हो रहे हैं। बार नंबर 106, मतलब इतने आवर्तन निकल चुके हैं, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ रहा है, और पूरा क्यों एक साथ रिकॉर्ड करना होता है। तो कंडक्टर भी परेशान है। तो वो पीछे मुड़ के देखे, तो अब मैं ना, मेरी तो आदत है हर जगह चोंच मारने की तो मैं वहाँ स्कोर देख रहा था, तो मुझे पता है बार नंबर 106 में गड़बड़ है, और वो ट्रम्पेट 2 गड़बड़ कर रहा है, उसकी नोट जी शार्प है और वो एफ बजा रहा है, या एफ है या जी शार्प बजा, ऐसा कुछ। तो उनके ट्रम्पेट में वो ट्रांसपोजिशन होता है 3 नोट्स का, 3 सेमीटोन्स का। तो ये लोग फपल गए एकदम कि क्या होगा, कहाँ गड़बड़ हो रहा है, पता नहीं किसको बोलें। तो मैंने यूँ हाथ किया, तो सब ये जो मेरे कंपोजर थे, जिनका बजट गया है अंदर इस रिकॉर्डिंग में, तो वो यूँ कर रहा है। तो मैंने कहा, आई नो एग्जैक्टली वेयर द प्रॉब्लम इज, कैन आई प्लीज इंटरवीन। तो उन्होंने कहा, अश्विन आई होप यू नो व्हाट यू डूइंग, ये मेरा पहला ट्रिप है यूके, ठीक है। तो मैं, आई डेफिनेटली नो व्हाट आई एम डूइंग, आई नो हाउ सीरियस दिस इशू इज, आई नो हाउ शॉर्ट यू आर रनिंग ऑफ टाइम, द मोर आई मुझे एक्सप्लेन करने में टाइम मत बर्बाद करने देना। बार नंबर 106 में ये एफ ट्रम्पेट 2 इज प्लेइंग एन एफ नेचुरल, आई थिंक इट्स अ पियानो एफ, हम हमारी लैंग्वेज में कॉन्सर्ट एफ बोलते हैं उसको, और उनको बजाना है ए शार्प, जी शार्प। मैं, ट्रस्ट मी प्लीज गो विद दिस। तो वो जो कंडक्टर है वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, स्टीफन, और स्टीफन को परफेक्ट पिच है। क्या बात। तो उसने तुरंत ना अपनी मेमोरी में, जैसे इमीडिएट मेमोरी में होता है ना कि किसने क्या गलती कर दी, तो हम बोल के बताते हैं कि आपने ये गलती की, तो वैसे उसको म्यूजिकल मेमोरी में वो आ गया। बोला, आई थिंक अश्विन इज राइट, वी शुड ट्राई दिस ट्रम्पेट 2, इफ यू प्लीज टेरिबली डोंट माइंड, कैन आई आस्क यू टू चेंज योर कॉन्सर्ट एफ टू अ जी प्लीज। तो रिलक्टेंटली ना, पेंसिल नहीं है उसके पास, दूसरे सेक्शन से पेंसिल आया, और रखते ही नहीं क्योंकि लिखना पड़ गया, तो आया, और वो अपनी जगह सही है। वो हमें एरोगेंट लगता है क्योंकि हम लोग तो लिखते भी हम ही हैं, बजाते भी हम ही हैं, मल्टी ट्रैक भी कर लेते हैं। वो ये हुआ किस्सा।
तो बाद में फिर हम लोग आफ्टर रिकॉर्डिंग मिलने गए गैदरिंग, तो वहाँ उन्होंने आके सॉरी बोला, फिर वो उनको ईगो हर्ट हो गया। स्कोर जो सुपरवाइजर थे वो हमारे यहाँ के थे। आई होप सर आपको हमारे साथ वार्तालाप करके मज़ा आया होगा। बहुत discussions। बहुत मज़ा आया, थैंक यू। तो आज हम मिले अश्विन श्रीनिवासन जी से। उन्होंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के बारे में कुछ ऐसी बातें बताई जो हम सबके लिए शायद बहुत नई होंगी, शायद हमने पहले उनके बारे में ना सुना हो। एंड यस, सारे आर्टिस्ट के लिए यही एक प्यारा सा मैसेज जो सर की तरफ से है कि आप जो भी कर रहे हैं दिल लगा के करिए और उसका 100% करिए। थैंक यू सो मच।